हेलो क्लास 10th, वेलकम टू दिस चैनल साइंस फॉर 10th। इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन एंड टाइप नोट्स फ्रॉम दिस चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स फॉर योर क्लास 10th टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऑन द एंटायर यूट्यूब। तो जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आज नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन शुरू करने से पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे हम बेसिकली इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि जो हम आई होप सो आपको पता है जो हम आज की डेट में यूज करते हैं एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर 118 एलिमेंट्स प्रॉपरली अरेंज्ड हैं, क्लासिफाइड हैं, दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो कैसे इवॉल्व हुआ हम वो पढ़ने वाले हैं। यानी कौन कौन से साइंटिस्ट आए हिस्ट्री में, उन्होंने क्या क्या अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया कि धीरे धीरे चलकर हमारे पास ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज की डेट में बना है। डेफिनेटली कोई जादू तो था नहीं कि अपने आप ही एकदम बन गया। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया, कुछ लोग फेल हुए, कुछ लोग पास हुए, एंड फाइनली जो सक्सेसफुल मॉडल हमें मिला दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि वर्ल्ड वाइड माना जाता है आज की डेट में। ठीक है, तो हम उसी की इवॉल्वमेंट पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम कुछ ट्रेंड्स पढ़ने वाले हैं। बिकॉज हमें अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो ये समझ लिया कैसे जाके बना, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या ट्रेंड्स हैं उसको भी हम अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर इन पार्ट्स होगा एंड फाइनली एक वन शॉट वीडियो भी मैं इस चैनल पे डाल दूंगा। इस वीडियो के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, बस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा दैट यू वांट द नोट्स, आई प्रोवाइड यू पर्सनली। So let's get started with the first scientist. सबसे पहले साइंटिस्ट जो बच्चा आया वो was डोबरिनर। डोबरिनर साइंटिस्ट आए। ठीक है, अब यहां देखो क्या लिखा है। He tried to arrange elements in groups of 3. उसके टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उसने उन सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया इनटू सेवरल ग्रुप्स। और वो कैसे ग्रुप्स थे कि एक ग्रुप में उसने 3 एलिमेंट्स को डाला, तभी यहां पे लिखा है ग्रुप्स ऑफ 3, दैट इज ईच ग्रुप हैड 3 एलिमेंट्स। एंड उसने ऐसे ग्रुप्स को जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स उन्होंने डाले, यानी ग्रुप नंबर 1 लिया, उसमें उसने 3 एलिमेंट्स को ही डाल दिए। फिर ग्रुप नंबर 2 लिया, उसने कोई और 3 एलिमेंट्स उसके अंदर डाल दिए। अभी कैसे डाले वो भी मैं आपको बताता हूं, रुको। लेकिन ऐसे ग्रुप्स को जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स उसने अरेंज किए थे, उन ग्रुप्स को कहा उसने ट्रायड्स। ट्रायड्स वहां से नाम आया। ठीक है, द एलिमेंट्स इन अ ट्रायड वर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब समझ में आया, जो डोबरिनर ने ट्रायड यानी ऐसे ग्रुप्स जिसके अंदर उसने 3 एलिमेंट्स डाले, उन एलिमेंट्स को भी उसने ऐसे ही नहीं डाल दी। उसने एलिमेंट्स को जब उन 3 एलिमेंट्स को डाला, ही अरेंज्ड दोज 3 एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी सबसे कम एटॉमिक वाले मास वाले एलिमेंट के साथ से लेकर सबसे ज्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट तक उसने अरेंज किया। ऐसे 3 एलिमेंट्स के उसने ग्रुप बनाया अलग अलग। ठीक है, एंड डोबरिनर शोड दैट, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज नाउ, द एटॉमिक mass of the middle element, the atomic mass of the middle element is an average of the atomic masses of the other 2 elements। यानी जो इसने ऐसे ट्राइड्स बनाए ना, ऐसे ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स बनाए, उसके अंदर इसने ये ऑब्जर्वेशन निकाली कि जो एटॉमिक मास सबसे बीच वाले एलिमेंट का है, दैट इज एक्चुअली एन एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ट्राइड। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये देखो, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड potassium, this is one of the very famous triad of Dobereiner. This was created by Dobereiner only. अब ये Dobereiner का triad क्यों कहलाया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसने क्या कहा था, उसकी ये जो ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग अभी हम चलेंगे। He said कि ये जो मिडल एलिमेंट है यानी सोडियम का एटॉमिक मास इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। ये उसने कहा था एंड वी कैन एक्चुअली प्रूव इट ऑल्सो। वाई? बिकॉज आई विल टेल यू। सी यहाँ पे लिखा भी है, कैलकुलेशन भी की गई है आपके लिए। लिथियम का एटॉमिक मास होता है बच्चे 7 या फिर आप 6.9 आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। यू कैन अप्रोक्सीमेटली टेक इट टू बी इक्वल टू 7। ओके, अगर आप वैसे कैलकुलेट करोगे बाय एडिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बिकॉज एटॉमिक मास तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना, एट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के। तो लिथियम का आएगा 7। ओके, पोटेशियम का भी ऐसे आप कैलकुलेट करोगे 39 आएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं इन दो के एटॉमिक मासेस का, इन दोनों को ऐड करोगे आप, फिर डिवाइड करोगे बाय 2। सबसे पहले ऐड किया आपने, ठीक है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आया उसको आपने डिवाइड किया 2 से, एंड व्हेन यू कैलकुलेट दिस आपके पास आएगा 23। एंड इफ यू कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इट इज ऑल्सो इक्वल टू 23। यानी ये सच में इसकी ये जो ऑब्जर्वेशन है काम की, इसीलिए इस
तीन एलिमेंट्स को जो कि एक ग्रुप में उसने डाले थे, इस ट्रायड को, इस ट्रायड्स ऑफ दिस थ्री, ट्रायड ऑफ दिस थ्री एलिमेंट्स, इसको उसने नाम दिया डोबरिनर ट्रायड। बात समझ में आई? अच्छा, अब एडवांटेज एक बार हम देखते हैं। एडवांटेज इसके जो लॉ ऑफ ट्रायड, यही इसका लॉ ऑफ ट्रायड्स है, दिस इज द लॉ ऑफ ट्रायड्स व्हिच आई हैव हाइलाइटेड नाउ। इसकी एडवांटेज क्या थी? टू प्रेडिक्ट द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इन ईच ट्रायड, यानी अगर एक ट्रायड है डोबरिनर का ट्रायड, तो डेफिनेटली आप मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? बाय द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी? कि डोबरिनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 सच ट्रायड्स। हालांकि उसके टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे, लेकिन वो सिर्फ ऐसे 3 ही ट्रायड्स निकाल पाया। अब वो कौन कौन से 3 ट्रायड्स थे, ये देखो मैंने आपके यहाँ लिखे भी हैं। lithium, sodium, potassium, this was the first triad he got, that is the group of these 3 elements. And second triad that he got was calcium, strontium and barium. This is also group of 3 elements. He called it as a triad. तो ये पहला triad हो गया, ये दूसरा triad. एंड थर्ड ट्रायड ऑफ डोबेरिनर वॉज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बच्चे आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज बोर्ड में, अब मैं आपको बताता हूँ बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएगा, बिकॉज जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा बोर्ड में, उससे बाहर नहीं आएगा, एंड दैट्स माई गारंटी। यू कैन इवन राइट इट ऑन द पेपर, ठीक है। अब देखो ज़्यादातर अब ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये बोर्ड की जो पिछले सालों में पेपर्स आए ना, उनकी मार्किंग स्कीम से उठाया गया है, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट इज, आपको फाइनली तो सब्जेक्टिव ही लिखना है ना, और आपको सब्जेक्टिव पेपर पता है कैसे चेक होते हैं? बोर्ड्स के जो अथॉरिटी होती है, इट चेक्स बाय चेकिंग द कीवर्ड्स, कि बच्चे ने कीवर्ड्स लिखे हैं नहीं, बिकॉज उन्हें एक मार्किंग स्कीम प्रोवाइड की जाती है। तो ये मार्किंग स्कीम से ही जितनी भी लाइंस हैं वहीं से लिखी, यानी ये वाला पोर्शन पहले टेस्ट हो चुका है बोर्ड्स में, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस रिपीट हो, बिकॉज सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव में रिपीट नहीं होंगे क्वेश्चंस तो कहाँ होंगे? बात समझ में आई? तो मैंने हाईलाइट आपके लिए तभी ये कर दिया है। सो हिज 3 ट्रायड्स आर, ये 3, अच्छा क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। दे कैन आस्क यू दैट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डोबेरिनर ट्रायड्स। तो आपको ये प्लीज़ तीनों एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, प्लीज़ याद कर लो बच्चे। उन्होंने पहले पूछा हुआ है कि राइट 1 एडवांटेज एंड 1 लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रायड्स ऑफ गिवन बाय डोबेरिनर, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको ना 3 एलिमेंट्स दे दिए और उसके एटॉमिक मासेस दे दिए, फिर आपसे वो पूछते हैं कि अच्छा अब बताओ कि क्या ये डोबेरिनर ट्रायड बना रहे हैं या नहीं। अब वो कैसे आप प्रूफ करोगे? ये कैलकुलेशन दिखा के बच्चे, कैलकुलेशन दिखा के, और ये वाली स्टेटमेंट यूज करके। अगर मिडल मोस्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास बिकम्स इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ दीज अदर 2 एलिमेंट्स, तो आप कहोगे कि हाँ जी ये जो 3 एलिमेंट्स है, इट इज फॉर्मिंग अ डोबेरिनर ट्रायड। अदरवाइज आप बोल दोगे नो, लिखोगे आप प्रॉपरली कि नो इट इज नॉट फॉर्मिंग अ डोबेरिनर ट्रायड। ये आपको कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी, अगर तो ये ट्रू हो रही है तभी आप आगे बढ़ोगे, यानी आपको पहले स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रायड्स दिस इज द स्टेटमेंट एंड नाउ वी डू द कैलकुलेशन। ऐसे आप प्रॉपरली आंसर करेंगे बच्चे, ठीक है। ओके, तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द डोबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। अब हम बढ़ते हैं अगले साइंटिस्ट के पास, ठीक है, क्योंकि ये जो डोबेरिनर था इसकी लिमिटेशन भी थी कि ये ज़्यादातर एलिमेंट्स पे चला ही नहीं, सिर्फ उसे 3 ही ट्रायड्स मिल सके। तो ये अब इतना ये फेल हो गया, डेफिनेटली ये लॉ फेल हो गया, मतलब लॉ उसके अकॉर्डिंग तो चला लेकिन हर पे नहीं ना चला, उसे सिर्फ 3 ही ऐसे ट्रायड्स मिल सके, तो इसे अब कोई फॉलो ही नहीं करता। अब नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए दैट वाज न्यूलैंड आए, ठीक है। न्यूलैंड जस्ट लाइक डोबेरिनर अरेंज्ड द देन नोन एलिमेंट्स, यानी न्यूलैंड के टाइम पे बच्चे 56 एलिमेंट्स वर नोन एंड ही अरेंज्ड, जैसे डोबेरिनर ने अपने ट्रायड के अंदर पाए जाने वाले 3 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया था ना, सिमिलरली न्यूलैंड ने भी ऐसे किया। उसके टाइम पे 56 एलिमेंट्स थे अवेलेबल या मिले होंगे, तो उस 56 एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। उसने भी सेम किया जैसे डोबेरिनर ने किया, लेकिन डोबेरिनर ने तो ग्रुप्स बनाए थे ना 3-3 के, नहीं, उसने 56 एलिमेंट्स को इकट्ठे उठाया और उन सब को जी अरेंज कर दिया इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ओके, ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास दैट वाज हाइड्रोजन एंड एंडेड एट द 56th एलिमेंट दैट वाज थोरियम। अभी अगर आपको 1 मार्क में पूछ लें तो कुछ कह नहीं सकते, दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस
दिस इन द नोट्स बिकॉज आई हैव सेड इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है. ऑल योर एनसीईआरटी इज कवर्ड हियर, डू नॉट वरी एट ऑल. ओके. Now, he found that every eighth element had properties similar to that of the first. अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि आठवां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज वर सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ दिस 56th. मतलब वो कहना चाह रहे कि हर एर्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट. मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल देना चाहूंगा. ये देखो लिथियम एंड सोडियम का. लिथियम एंड सोडियम फॉलो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर आप सोडियम देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11. वो 11th पोजिशन पे. बात समझ में आई? तो यहाँ पे लिखा है सोडियम इज द एर्थ एलिमेंट आफ्टर लिथियम. अगर आपको वो याद होंगे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स इन ऑर्डर, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3. 3 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम. और अगर आप 3 है ना एटॉमिक नंबर लिथियम का, तो उसे मान लो कि वो एक एलिमेंट रेफरेंस के लिए हमने लिया. अब एटॉमिक नंबर 3 में जो कि लिथियम का है 8 ऐड करो बिकॉज वी वांट द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम. आपको मिलेगा एटॉमिक नंबर 11 एंड दैट इज फॉर सोडियम. इसका मतलब ये सही लिखा है, सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम. एंड डोबेरिनर न्यूलैंड ने ये भी पाया कि सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम एंड इट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ लिथियम. इसका मतलब कहीं ना कहीं लिथियम एंड सोडियम फॉलोड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. बात समझ में आई? सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑल्सो फॉलोड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. तो कहीं ना कहीं उसका लॉ काफ़ी हद तक तो सही था, लेकिन उसके अभी आगे लिमिटेशंस भी आएंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा. लेकिन अब मेरे को ये सवाल आपके मनों में आएगा कि उसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स नाम क्यों दिया? बिकॉज ही कंपेयर्ड इट टू द ऑक्टेव्स विच वॉज फाउंड इन म्यूजिक. आपको पता है ना म्यूजिक में 8, वैसे तो 7 स्वर कहते हैं, लेकिन अगर हम 8वां भी इंक्लूड कर दे, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो 8 हो गए. तो ऑक्टेव्स कहते हैं ना, इसीलिए उसने कहा कि बिकॉज every eighth element had properties similar to that of the first element. that is why उसने अपने लॉ यानी म्यूजिक के ऑक्टेव से इंस्पायर होकर अपने लॉ को कह दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ये उसका लॉ था, ये उसकी ऑब्जर्वेशन ही उसका लॉ था. बात समझ में आई? अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. सबसे पहली एडवांटेज तो काफी बेसिक है. ही कोरिलेटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक मासेस. आपको लिखना है ये पेपर में अगर वो एडवांटेज पूछेंगे, बिकॉज दीज लाइन्स बच्चे हैव बीन पिक्ड अप फ्रॉम द मार्किंग ऑफिशियल मार्किंग स्कीम ऑफ बोर्ड्स. ठीक है, तभी कह रहा हूं ये वीडियो सेल्फ सफिशिएंट है. ये भी आप पूरी वीडियो अच्छी तरह से, जो भी बच्चा अब तक यहाँ तक भी देख रहे हैं, उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इसी से आएगा पेपर. आई एम डैम श्योर अबाउट इट. ओके. सेकेंड एडवांटेज, एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट. ये तो खुद ही लॉ है और ये भी एक तरह की एडवांटेज ही है. ओके. एंड देन थर्ड एडवांटेज यू कैन राइट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट्स. ठीक है, लाइटर एलिमेंट्स के साथ ये काफ़ी अच्छा काम करता था. अब हम जाते हैं इसके लिमिटेशंस पे कि क्या डिसएडवांटेजेस थी. लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेजेस. पहली थी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. यानी सिर्फ कैल्शियम तक ये काम करता था लॉ. यानी इट डिडंट अप्लाई टू एलिमेंट्स आफ्टर कैल्शियम. कैल्शियम के बाद ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ट्रू नहीं होता था. ही ट्राइड ना, जितने भी एलिमेंट्स थे उस टाइम पे, उसने देखा कि सिर्फ कैल्शियम तक तो ये सारे एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं. यानी फर्स्ट एलिमेंट और उसके आगे आने वाला 8th जो भी होगा, नॉट नेसेसरीली फर्स्ट एंड 8th. अगर सेकंड होगा तो उसके 8th आगे वाले आने वाला 8th कौन सा होगा? 10th. अगर थर्ड होगा तो 11th वाला. 3 एंड 11 ऐसे पेयर्स आप बना सकते हो. तो ऐसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन सिर्फ कैल्शियम तक ही. इट डिडंट अप्लाई टू एलिमेंट्स आफ्टर कैल्शियम. ये तो काफ़ी बड़ी है यार लिमिटेशन. ठीक है. उसके बाद सेकंड क्या थी? सेकंड इट वाज दैट इट वाज अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर. उसने ऐसा ठान ही लिया था कि भाई उसके टाइम पे जितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं ना 56, उतने ही हैं इस नेचर में और आगे नहीं डिस्कवर हो सकते. लेकिन वो तो गलत ही प्रूव हो गया, बिकॉज हमें पता है आज की डेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 118. तो डेफिनेटली आगे बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए. एंड व्हेन न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड इन फ्यूचर देयर प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. यानी जब नए एलिमेंट्स पाए गए फ्यूचर के अंदर डिस्कवर हुए, तो वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो ही नहीं कर पा रहे थे. यानी ऐसा ट्रू ही नहीं हो पा रहा था कि एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट. तो दिस वाज आल्सो अ वेरी बिग लिमिटेशन. ठीक है. उसके बाद एक और थी
Also, he put two elements in the same slot and many unlike elements under the same slot. अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे आपको एक न्यूलैंड का ऑक्टेव्स का टेबल दिखाई देगा जैसे उसने अरेंज किया था. ये इंपॉर्टेंट तो है नहीं वैसे टेबल, क्योंकि बोर्ड्स में भी नहीं कभी आया है, कभी नहीं पूछा. ओके, दैट इज व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन द नोट्स ऑल्सो. लेकिन उससे हम इन्फर क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है. अगर हम उस टेबल को ध्यान से देखें हमें पता लगेगा दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में रखा है, जैसे कि कोबाल्ट और निकल. कोबाल्ट और निकल आर प्लेस्ड इन द सेम स्लॉट एंड मेनी अनलाइक एलिमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेम स्लॉट. कोबाल्ट एंड निकल को तो चलो सेम स्लॉट में लग दिया, लेकिन जो कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज हैं वो फ्लोरीन क्लोरीन जैसे एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं करती. एक्चुअली जो उसने ग्रुप बनाया ना, अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे, उसने एक स्लॉट के अंदर रखा फ्लोरीन को, क्लोरीन को, और फिर कोबाल्ट एंड निकल को भी उसी स्लॉट में रख दिया. पहली बात, दो एलिमेंट्स को इकट्ठे रख दिया. दूसरी बात, इनकी प्रॉपर्टीज भी मैच नहीं करती जो बाकी एलिमेंट्स है उस स्लॉट के अंदर उनसे, तो वो भी गड़बड़ हो गई. ठीक है. सिमिलरली एक और है, आप देख सकते हो आयरन. आयरन एक्चुअली रिजेंबल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कोबाल्ट एंड निकल. कोबाल्ट एंड निकल की प्रॉपर्टीज आयरन से काफ़ी मैच होती हैं, लेकिन आयरन को उसने कहीं दूर जाके किसी अलग ही स्लॉट के अंदर रखा हुआ था. तभी यहाँ पे लिखा है विच हैज़ बीन प्लेस्ड फार अवे अंडर अ डिफरेंट स्लॉट. यानी अगर हमें पता है कि आयरन और कोबाल्ट और निकल इन तीनों की प्रॉपर्टीज मैच करती है, तो आयरन को भी कोबाल्ट और निकल वाले स्लॉट के अंदर ही रखना चाहिए था, लेकिन आयरन को उसने कहीं दूर किसी और ही स्लॉट में रखा था. तो ये भी लिमिटेशन ही हो गई ना, डिसएडवांटेज हो गई कि उसने गलत थोड़ा सा अरेंज किया है, इसका मतलब. ठीक है. फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस की डिस्कवरी के साथ ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इररिलेवेंट हो गया, यानी एप्लीकेबल ही नहीं हुआ. तो ये आप लिमिटेशंस आपको याद करके जानिए, बिकॉज सब्जेक्टिव पेपर है उसमें पूछेंगे, आपको लिखना है. हाईलाइट मैंने पहले ही कर दिया कि जो जो मार्किंग स्कीम में बोर्ड्स ने अभी तक पूछा है, इसके अलावा पूछ सकता है बिल्कुल, और यही नोट्स आप कर लोगे, इट्स मोर देन इनफ. कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लेनी, कुछ नहीं, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया है ये. और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दैट विल बी रिगार्डिंग योर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, वो पूरा खत्म करेंगे उस वीडियो में. एंड टिल देन टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, एंड आई नो यू ऑल आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन योर term 2 as well. And thank you so much for watching dear students. Take care.